इंडियन आर्मी की स्वार्म ड्रोन क्यों एक गेम चेंजिंग हथियार बनने जा रहा है और इसे भारत अपने दुश्मनों के ऊपर किस तरीके से बेहतर पोजीशन को हासिल कर सकता है। डीआरडीओ की तरफ से अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल की एक और टेस्ट को जल्द ही करने का प्लान किया गया है। जब लोग व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म में शिफ्ट होते जा रहे हैं, तभी एनआईए की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक सुअर लोग इन सभी के मुकाबले एक काफी बेहतरीन और सिक्योर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको एनआईए की तरफ से अब तक का सबसे सिक्योर ऐप बताया गया है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से दिए गए ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक तेजस पाकिस्तान की और चाइना की JF-17 के मुकाबले काफी बेहतर है और ये इंडियन एयरफोर्स की मिराज 2000 के मुकाबले भी काफी बेहतर है। और अंत में हाल ही में क्रैश हुई इंडियन एयरफोर्स की MiG-21 को क्या चाइना और पाकिस्तान की मदद से अपने EMP वेपन का इस्तेमाल करके गिराया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। जैसे कि आपको पता होगा कि आज आर्मी डे था और इसी अवसर पर इंडियन आर्मी की तरफ से रेगुलर सेलिब्रेशन और पैरेड वगैरह किया गया था। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज यहाँ पे बताई गई थी वो ये था कि इस दौरान इंडियन आर्मी की तरफ से स्वार्म ड्रोन को डिस्प्ले किया गया था। अब ये बात आप सब जानते हैं कि स्वार्म ड्रोन्स आजकल की लड़ाई के दौरान कितने काम आ सकते हैं और हाल ही में हुई लड़ाई में देखा भी जा चुका है कि कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब इंडियन आर्मी की तरफ से आज लगभग 75 ड्रोन्स को डिस्प्ले किया गया था, जो कि एक फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे थे और आर्मी के मुताबिक इन ड्रोन्स को मल्टीपल वे में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको फर्स्ट एड सिस्टम को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर इनको कैमिकाजी अटैक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये दिखने में तो नॉर्मल ड्रोन्स की तरह है, लेकिन ये असल मायने में उनसे काफी बेहतर है। डिफेंस मिनिस्ट्री की स्पोक पर्सन भारत भूषण बाबू की तरफ से बताया गया कि इंडियन आर्मी की ये जो स्वार्म ड्रोन सिस्टम ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता होने वाली है और ये 75 स्वार्म ड्रोन यहाँ पे डिस्प्ले किया गया था। इनमें से हर एक ड्रोन अपने आप ही इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकता है, यानी कि एआई की मदद से ऑपरेट करते हैं और इनको हम दुश्मन की सीमा के लगभग 50 किलोमीटर अंदर तक भी स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दौरान आर्मी की तरफ से इन ड्रोन्स की डेमो के तौर पर इसके कुछ वीडियोज को भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में शेयर किया गया था, जो कि डेमो टारगेट को कुछ इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अब इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी की तरफ से ऐसे 1000 नए ड्रोन्स को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है और इनको आर्मी की तरफ से दुश्मन के टैंक से लेके सुअरों के कैंपिंग साइट तक को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ड्रोन साइज में काफी छोटे हैं, जिस वजह से इनको दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और जब तक वो इनको डिटेक्ट कर पाएंगे तब तक ये उनके काफी करीब पहुंच चुके होंगे, जिस वजह से उनके पास रिएक्ट करने के लिए वक्त काफी कम बचा होगा और ये इन ड्रोन्स की सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट होने वाली है। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से अभी अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल की एक और टेस्ट को कंडक्ट करने की तैयारी की जा रही है। इस मिशन का नाम HS-03 रखा गया है और इसमें हमारी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को फुल रेंज के साथ टेस्ट करने का प्लान किया जा चुका है। डीआरडीओ की तरफ से इसके ऊपर लगभग पिछले 10 साल से काम किया जा रहा था और इसमें मौजूद स्क्रैमजेट इंजन इसे लगभग आवाज से 6 गुना ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करने की क्षमता देने वाली है, जो कि आगे चल के भारत की मिसाइल प्रोग्राम में एक रिवोल्यूशन लाने वाला है। पिछली बार जब इसको टेस्ट किया गया था तो इसका स्पीड लगभग मार्क 5 से थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अभी किए जाने वाले टेस्ट के दौरान डीआरडीओ की तरफ से मार्क 6 की रफ्तार को हासिल करने का एम रखा गया है। डीआरडीओ का कहना है कि रैमजेट और स्क्रैमजेट सिस्टम में एक बेसिक डिफरेंस होता है। नॉर्मली जो रैमजेट इंजन होती है इसमें एयर को अंदर खींचने के लिए कोई एक्स्ट्रा कंप्रेसर वगैरह नहीं होता है और ये मिसाइल या व्हीकल की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, जिस वजह से इनको शुरू करने के लिए किसी थर्ड पार्टी सिस्टम जैसे कि रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये काफी हद तक एफिशिएंट होते हैं, पर इनकी दिक्कत ये है कि भले ये सुपरसोनिक स्पीड में सही होते हैं, लेकिन जैसे ही हम हाइपरसोनिक जाने की कोशिश करते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस काफी हद तक खराब होने लगती है और इसी वजह से हाइपरसोनिक स्पीड में जाने के लिए स्क्रैमजेट सिस्टम को इस्तेमाल किया गया था, जो कि एक तरीके से रैमजेट इंजन का एक बेहतर वेरिएंट है और इसको सुपरसोनिक कंबस्शन रैमजेट या शॉर्ट में स्क्रैमजेट इंजन कहा जाता है। अगला अपडेट थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल अपडेट होने वाली है और ये अपडेट अभी यूरेशियन टाइम की तरफ से दिया गया है। इसमें यह बताया गया कि 5 जनवरी को इंडियन एयरफोर्स का जो MiG-21 क्रैश हुआ था उसके पीछे पाकिस्तान और चाइना में से किसी का हाथ हो सकता है। यह हादसा 5 जनवरी को हुआ था और इंडियन एयरफोर्स की एक MiG-21 अपनी रूटीन एक्सरसाइज के दौरान क्रैश हो गया था। इस दौरान इसमें कुछ मेजर टेक्निकल फॉल्ट सामने आई थी, जिस वजह से कंट्रोल से बाहर हो गया था और अच्छी बात यह थी कि इसमें मौजूद पायलट सेफली इजेक्ट कर गए थे। लेकिन यहाँ पर यूरेशियन टाइम का क्लेम है
कि इस MiG-21 को चाइना या पाकिस्तान की तरफ से गिराया गया था और इसके लिए हो सकता है चाइना की तरफ से किसी भी तरह की EMP वेपन का इस्तेमाल किया गया था। और एक स्टडी के मुताबिक पिछले कई हादसे जो कि पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर में हुए हैं, उनमें एयरक्राफ्ट में कोई मेजर इशू ना होने के बाद भी अचानक से इनमें आग लग जाती है और इनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो जाते हैं। और ऐसा MiG-21 और MiG-29 दोनों के साथ हो चुका है। अब ये संदेह करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट की EMP टास्क फोर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने जून 2020 एक रिपोर्ट को पेश किया था, जिसमें उन्होंने चाइना की तरफ से EMP वेपन का इस्तेमाल करने का जिक्र किया था। अब EMP वेपन्स की बात करें, ये सीधे जाके मिसाइल की तरह किसी टारगेट को हिट नहीं करता है, बल्कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स होती है जो कि अपने टारगेट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खराब कर देते हैं या फिर उसको ओवरहीट कर देते हैं, जिस वजह से उसमें आग लग जाती है या फिर वो खराब हो जाता है। इससे पहले एक बार चाइना के एक्सपर्ट ने यह भी क्लेम किया था कि लद्दाख में चाइना की तरफ से भारत के जवानों के ऊपर डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इस बात को भारत की तरफ से बाद में इनकार किया गया था और अभी भी MiG-21 की क्रैश को लेकर ये जो बात बताया जा रहा है, इस बात को लेकर काफी सारे काउंटर स्टेटमेंट, काउंटर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जैसे कि भारत और चीन के बीच अभी कोई भी डायरेक्ट जंग वाली बात नहीं चल रही है, जिस वजह से वो इंडियन एयर स्पेस में मौजूद कोई भी एयरक्राफ्ट को निशाना क्यों बनाएंगे। और अगर चाइना ऐसा कर सकता और चाइना के पास सच में ऐसी काबिलियत है, तो चाइना लद्दाख में उड़ान भरने वाले एयरक्राफ्ट को निशाना ना बनाकर वेस्टर्न साइड में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट को निशाना क्यों बना रहा है, जो कि इवन पाकिस्तान की बॉर्डर से भी लगभग 250 किलोमीटर इंडियन साइड में थे। अब 250 किलोमीटर कोई भी छोटी मोटी डिस्टेंस नहीं है और इतनी दूरी तक EMP अटैक करने के लिए मैसिव पावर की जरूरत पड़ सकता है और इसके लिए चाइना या पाकिस्तान को अपनी EMP सिस्टम को बॉर्डर के एकदम करीब तैनात करना पड़ सकता है। एक और दिक्कत यह भी है कि MiG-21 काफी पुराने एयरक्राफ्ट हैं और इसमें फ्लाईओवर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और अगर इस पर EMP अटैक होता है तब भी इसका जो इफेक्ट है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर पड़ने वाला है। हालांकि इससे एयरक्राफ्ट में टेक्निकल इशू जरूर सामने आएंगे, लेकिन अगर MiG-21 की बात करें तो ऐसे सिचुएशन में पायलट SOS की मदद से वापस बेस में जरूर जा सकता है। अगर यहाँ पर कोई मॉडर्न एयरक्राफ्ट होता जो कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता तो उसके ऊपर इसका इफेक्ट होने का चांसेस ज्यादा था। और ये स्टेटमेंट अभी इंडियन एयरफोर्स के रिटायर एयर मार्शल अनिल चोपड़ा की तरफ से दिया गया है। अब हालांकि ये बात सच है कि MiG-21 क्रैश हुआ है और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसकी क्रैश होने की वजह जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, लेकिन अब ये जो अंदाजा लगाकर बताया जा रहा है कि इसमें चाइना या पाकिस्तान की तरफ से EMP का इस्तेमाल करके इसको गिराया गया था, ये फिलहाल के लिए गलत बात है, क्योंकि ना तो अभी तक ऐसी कोई भी ऑपरेशन सिस्टम देखा गया और इनको ऑपरेशन रोड में डिप्लॉय करने के लिए चाइना या पाकिस्तान के पास सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की MiG-21 काफी पुराने हो चुके हैं, जिस वजह से ये काफी रेगुलर इंटरवल में क्रैश होते जा रहे हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। जैसे कि हाल ही में कैबिनेट कमेटी की तरफ से 83 तेजस MK-1 डील को अप्रूव किया गया था, उसके तुरंत बाद ही इंडियन एयरफोर्स के चीफ राकेश कुमार भदौरिया जी ने अपने रिसेंट मीडिया इंटरेक्शन के दौरान बताया कि भारत की तेजस एयरक्राफ्ट चाइना और पाकिस्तान की GF-17 के मुकाबले काफी बेहतर है। ANI की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक हमारे एयरफोर्स के चीफ का कहना है अभी जो 83 तेजस एयरक्राफ्ट को खरीदा जाने वाला है उसमें हमारे देसी वेपन सिस्टम को बाय डिफॉल्ट या स्टैंडर्ड वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, जिसमें अस्त्र मिसाइल को इसकी मेन BVR मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसी दौरान इंडियन एयरफोर्स के चीफ को एक और सवाल किया गया था कि अगर तेजस GF-17 से बेहतर है तो क्या यह बालाकोट जैसा ऑपरेशन को कर सकता है, जिसका जवाब देते हुए इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने बताया कि उस वक्त हमने जो स्ट्राइक किया था उसमें मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के साथ स्पाइस 2000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अगर तेजस की बात करें तो तेजस में हम मिराज के मुकाबले बेहतर स्ट्राइक मिशन को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टैंडर्ड वेपन इस्तेमाल होने वाले हैं वो मिराज से बेहतर होने वाले हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने इसकी वेपन सिस्टम के बारे में कोई स्पेसिफिक डाटा नहीं दिया है। अब तेजस MK-1 डील के अंदर जो 83 तेजस खरीदे जाएंगे, इसमें से 73 सिंगल सीटर वेरिएंट होने वाले हैं और बाकी 10 ट्रेनर वेरिएंट होने वाले हैं और इनको टोटल 4 स्क्वाड्रन में डिवाइड किया जाएगा। बाकी पहले से ऑर्डर किए गए 40 तेजस या 2 स्क्वाड्रन को मिलाकर इंडियन एयरफोर्स में कुल मिलाकर LCA स्टैंडर्ड की 6 स्क्वाड्रन ऑपरेट किए जाएंगे और इन सभी को आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फ्रंट लाइन में डिप्लॉय करने का प्लान किया गया है। लेकिन एक बात यहाँ पर चिंता करने वाली और वो ये कि जब इन एयरक्राफ्ट को डिलीवर कर दिया जाएगा तो उसके बाद इनकी सर्विस और मेंटेनेंस हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखने वाले, क्योंकि HAL जितनी जल्दी इनकी प्रोडक्शन को कर पाता है उससे ज्यादा इनकी सर्विस और सपोर्ट मायने रखने वाले, क्योंकि जंग जैसे हालात में हमारे मैक्सिमम एयरक्राफ्ट सर्विस के लिए तैयार रहेंगे, तब जाके हमारी स्ट्रेंथ का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगला अपडेट सूर लोगों की तरफ से है और अभी हम कुछ बड़े सूरों के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली मैंने आप सभी को बताया था कि चाइना के जो हैकर्स है या यूं कहें कि जो 1.5 टाइप के हाइब्रिड सूअर हैं
वो इंडियंस को व्हाट्सएप में जाके पार्ट टाइम जॉब्स का ऑफर देकर उनके डाटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अभी भी व्हाट्सएप की प्राइवेसी इशू को लेकर काफी सारा हंगामा चल रहा है। इसी बीच एनआईए की तरफ से कुछ ऐसे रिपोर्ट दिए गए जो कि आप सबको चौंकाने वाली है। एनआईए के मुताबिक पिछले कई महीनों से इन सुअरों के द्वारा जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था वो अभी हम लोग इस्तेमाल करने वाले सभी ऐप के मुकाबले काफी ज्यादा सिक्योर है और इसे वो लोग आपस में एकदम सिक्योरली कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और इसका कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट नहीं मिल रहा था। और ये सिस्टम अभी सिर्फ पाकिस्तानी सुअर नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम सुअरों की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं अभी इनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि यूट्यूब को बुरा लग जाएगा, लेकिन अभी ये लोग जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम थ्रीमा है। ये एक स्विट्जरलैंड बेस्ड ऐप है और इनिशियली जब एनआईए की तरफ से इन सुअरों को ट्रेस करने की कोशिश किया गया तो इसमें एफबीआई की तरफ से भी एनआईए को मदद किया जा रहा था और तब जाके इनको ट्रेस किया गया था। थ्रीमा ऐप की बात करें तो इसमें आपको ईमेल या फोन नंबर वगैरह डाल के रजिस्टर करना नहीं होता है और इसमें यूजर के द्वारा इस्तेमाल किए गए कोई भी डाटा के लोग हाइड कर देते हैं और जैसे कि इसमें कोई भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी इन्वॉल्व नहीं होता है तो इसे यूज करने वाले अकाउंट का पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऊपर से इसमें जो भी यूजर डाटा होता है उसको क्लाउड के बदले ये लोग यूजर की डिवाइस में सेव करके रखते हैं, जिस वजह से इनको नेट से हासिल कर पाना लगभग नामुमकिन होता है और खास करके इसी वजह से ये ऐप अभी सुअर लोगों के बीच इतना पॉपुलर बन चुका है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि अभी बॉर्डर में काफी बड़ी मात्रा में ट्रूप्स को डिप्लॉय करके रखा गया, लेकिन अभी लद्दाख में जो ठंड पड़ रहा है इससे हमारे जवानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से हमारे जवान भी बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन हमारे आर्मी के चीफ जनरल एमएम नरावने के रिसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक हालांकि इस साल हमारे तरफ से लद्दाख में मैसिव डिप्लॉयमेंट करके रखा गया है, लेकिन फिर भी कोल्ड वेदर की वजह से हमें जो कैजुअलिटी होती थी उसमें कोई बड़ा इंक्रीज यहाँ पे नोटिस नहीं किया गया है और अभी लगभग 30,000 से 40,000 जवानों को एक्सट्रीम कोल्ड एरिया में डिप्लॉय करके रखा गया है, लेकिन फिर भी उन तक रेगुलर सप्लाई पहुंच रही है, जिस वजह से हमें कोई खास परेशानी यहाँ पर नहीं हो रही। अगर डाटा की बात करें तो हर साल हमें आमतौर पर 0.13% के आसपास की कैजुअलिटी होती है या फिर कोल्ड वेदर इंजरी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस साल की बात करें तो इतने बड़े पैमाने में डिप्लॉयमेंट करने के बाद भी ये नंबर 0.15 के आसपास ओवर कर रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इसके लिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोल्ड वेदर कपड़े और हीटेड टेंट्स यहाँ पर काफी कारगर साबित हुए और आप सबको याद होगा इनको इमरजेंसी में यूनाइटेड स्टेट से खरीदा गया था। अभी चाइना की बात करें तो चाइना को हमारे मुकाबले काफी ज्यादा कैजुअलिटी हो रही है और ठंड की वजह से चाइना लगभग 10,000 ट्रूप्स को रिड्यूस भी कर रहा है, लेकिन आर्मी चीफ के मुताबिक ये कोई सोल्यूशन नहीं है और ना ही हमें इसे चाइना की तरफ से कोई भी डिसएंगेजमेंट वाला इशारा समझना चाहिए। उनके मुताबिक अभी जैसे विंटर खत्म होगा चाइना दोबारा से अपनी डिप्लॉयमेंट करने वाला है और शायद विंटर के बाद चाइना फिर से अपनी एग्रेसिवनेस को यहाँ पे बढ़ाने वाला है, क्योंकि पहले चाइना को ऐसा लगा नहीं था कि भारत विंटर में यहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में डिप्लॉयमेंट करने वाला है। और दूसरी बात यह है कि ठंड की वजह से भारत से ज्यादा परेशानी का सामना खुद चाइना को करना पड़ रहा है, जिस वजह से शायद यहाँ पर चाइना की तरफ से विंटर की खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। और बाकी अभी तक जितने भी बार बॉर्डर मीटिंग को किया गया था उसमें कोई भी डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं निकला जो कि फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट होने की तरफ इशारा कर रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।